नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीर दुबे और एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना यानी गवर्नमेंट स्कीम को लेकर के। क्योंकि प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो या फिर आपका इंटरव्यू हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बनते हैं। और पिछले वर्ष में अगर देखा जाए तो कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो गवर्नमेंट स्कीम्स और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी आपकी वीकली क्लासेस आपको मिल रही हैं और उसी तरीके से वीकली क्लासेस आपको इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की भी मिल रही हैं, जिसमें पिछले लगातार 3 मंगलवार से हम 3 स्कीम्स को कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने जो स्कीम कवर करी थी वो अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड थी। आज हम जिस स्कीम के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं वो है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। और जितनी आज की जो स्कीम है और इससे पहले जो भी स्कीम्स हमने आपको पढ़ाई हैं गवर्नमेंट्स, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा नहीं छूटा है तो आप उन सारी स्कीम्स को रिवाइज करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अप टू डेट रख सकते हो। तो आज की पूरी इस जो योजना है इसके ऊपर हम पूरा प्रकाश डालेंगे। एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, अब किसानों को एक ही ब्रांड भारत का उर्वरक मिलेगा। ये स्कीम क्या है इसके ऊपर चर्चा होगी। इससे किस प्रकार के बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्या क्या स्कीम के अंतर्गत चीजें दी गई हैं, प्रोवाइड कराई गई हैं, उसके ऊपर चर्चा रहेगी। के अलावा हम आपको ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित पूर्व में कुछ प्रश्न यदि अगर यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं या उर्वरक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, तो उनके प्रश्न भी हम आपको यहाँ पर देंगे करने के लिए। सेशन के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, स्कीम हम पढ़ने जा रहे हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। अब अगर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये ONOF के नाम से भी जानी जा सकती है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के नाम से भी जानी जा सकती है। तो आइए इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अभी जब भी मैं आपको यहाँ पर स्कीम्स पढ़ा रहा होता हूं तो खत्म करते समय आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि किस गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको जानकारी चाहिए, जो कि यूपीएससी पूछ सकता है। तो पिछली बार भी मैंने पूछा था तो एक व्यूअर ने अपना व्यू बताया था, पॉइंट ऑफ व्यू बताया था कि हमको कौन सी स्कीम पढ़नी है। तो उन्हीं के सजेशन से और उस जैसे एक दो लोग और ने भी सजेशंस दिए थे, तो आप देख सकते हैं उनके सजेशंस को ध्यान में रखते हुए सौरभ सिंह ने कहा था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक स्कीम लेकर के आई जाए। तो आज की जो स्कीम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप भी बता सकते हैं कि अगली बार यानी कि नेक्स्ट मंगलवार को हम किस गवर्नमेंट स्कीम को आपके समक्ष रखें या किस फील्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम को आपके समक्ष रखें, तो आप भी अपने प्रश्न बता सकते हो। अगर उपयुक्त होगा तो हम जरूर जो है उस तरीके की स्कीम यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना, अब सबसे पहले तो ये चर्चा में क्यों है, इसके ऊपर चर्चा की जाए। चर्चा में इसलिए है, चर्चा में क्यों है, उसका कारण क्या है। अभी 17 तारीख को यानी 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ब्रांड, ठीक है, भारत ब्रांड को लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अनाउंसमेंट्स किए थे। और ये भारत ब्रांड जो है वो भारतीय उर्वरक से रिलेटेड है, यानी कि भारत में जो उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उनसे रिलेटेड है। उनके ऊपर चर्चा हम करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन एक हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। तो 600 किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अब ये सब चीजें कहाँ पर हुई हैं, ये हुई हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में और वहां के पूसा मेला में, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है उसके पूसा मेला मैदान में 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 अक्टूबर को किया है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक न्यूज में, खबर में, चर्चा में आ गई है ये बात। तो प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना जो है ये नाम दिया गया था इस परियोजना को। अभी हमने यहाँ पर दिखाया आपको, ये एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के अंतर्गत है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक, इसका शुभारंभ जो है वो 17 अक्टूबर को किया है।
ये पहले से भी चर्चा में था, अगस्त में भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी, इसके पहले भी चर्चा हुई थी, तो अभी इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आपको पूरी स्कीम यहाँ पर ध्यान रखनी है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ हुआ है। तो ये जो एक राष्ट्र एक उर्वरक जो प्रोग्राम है, ये जो एक राष्ट्र एक उर्वरक प्रोग्राम है, ये प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत आता है। अब प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना को जब हम शॉर्ट करते हैं तो क्या आता है, प्रधानमंत्री पीएम हो गए, भारतीय जन उर्वरक एक साथ है, जन उर्वरक यानी जे, और परियोजना पी, तो इसको शॉर्ट में आप पीएम बीजेपी भी कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसका नाम जो है वो पीएम बीजेपी है, तो आपको शॉर्ट में थोड़ा सा याद भी रखना जरूरी हो जाएगा। तो दो चीजें हो गई, ONOF, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ठीक, इस योजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा भारतीय यूरिया बैग्स जो है वो पेश किए गए हैं। अब भारतीय यूरिया बैग्स जो हैं वो किस तरीके के हैं, उनको लगभग कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंदर भारतीय यूरिया बैग ये है, इसमें आप नाइट्रोजन वगैरह का जो परसेंटेज है वो आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो भी बैग्स होंगे, किसी भी प्रकार का उर्वरक हो और किसी भी कंपनी के द्वारा इस तरह के उर्वरकों को बनाया जा रहा हो, सारे कंपनीज, चाहे वो निजी फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट फर्म्स हो, सभी लोगों को एक ही ब्रांड का नाम का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रांड का नेम है भारत। तो भारत अब ब्रांड नेम होगा। जैसे अलग अलग कंपनीज के अलग अलग, जैसे चांद छाप यूरिया आप देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उसका फर्टिलाइजर का ब्रांड है। तो उसी तरीके से यहाँ पर फर्टिलाइजर का ब्रांड अब केवल भारत होगा, चाहे वो निजी कंपनी हो तो उसे भी भारत ब्रांड लिखना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कंपनी में तो लिखा ही जाएगा। तो इन सब चीजों को इस गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। तो आई होप कोई पॉइंट आपको इजी समझ में आ गया होगा। एक बार अगर हम रिवाइज कर दें तो हम बता दें आपको, ये जो परियोजना है इसका नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जो कि ONOF जो कह सकते हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो स्कीम है उसके अंतर्गत लाया गया है। और इसके अंतर्गत जो यूरिया है, यूरिया के जो बैग्स होते हैं, उन बैग्स को एक ही ब्रांड के तहत जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो ब्रांड होगा भारत। ठीक है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया हुआ है। 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कब किया गया है, 17 अक्टूबर को किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको इस स्कीम से रिलेटेड याद रखने। अब 3.3 लाख से अधिक खुदरा दुकानें जो हैं वो प्रधानमंत्री समृद्धि किसान समृद्धि केंद्रों में कन्वर्ट की जाएंगी। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, यहाँ के 600 केंद्र जो हैं वो अभी अभी यहाँ पर उद्घाटन किए गए हैं। आप देख सकते हैं 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है, और आगे भविष्य में 3.3 लाख 3.30 लाख जो भी रिटेल कह सकते हैं शॉप्स हैं, उन रिटेल शॉप्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में कन्वर्ट किया जाएगा, चाहे ये निजी हो चाहे जैसे हो। ठीक है, तो धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से इसको कन्वर्ट किया जाएगा, लेकिन लक्ष्य जो है वो 3.30 जो सेंटर्स हैं उनका रखा गया है। इसके अलावा इसी जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में आप देख सकते हैं एग्री स्टार्टअप को लॉन्च किया गया है, और एक पत्रिका लॉन्च की गई है जो कि एक ई पत्रिका है जिसका नाम है इंडियन एज। ठीक है, तो इंडियन एज नाम से एक पत्रिका भी प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है। तो ये सारे जो काम हुए हैं, ये सारे काम आपको मैंने बताया 17 अक्टूबर को किए गए हैं दिल्ली में। ठीक है, क्लियर हो गई बात, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। अब हम थोड़ा सा स्कीम के बारे में और अच्छी तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, जिसको मैंने आपको शॉर्ट में क्या बोला है, पीएम बीजेपी। ठीक है, पीएम बीजेपी क्या है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। अब इसके बेसिक जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पीएम बीजेपी जो है नामक उर्वरक सब्सिडी योजना, ये एक प्रकार की उर्वरक सब्सिडी योजना है। अच्छा, उर्वरक सब्सिडी से एक पॉइंट यहां पर याद आता है मुझे, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपको बताई थी वो पीएम प्रणाम योजना थी, और पीएम प्रणाम योजना जो है वो उर्वरक सब्सिडी से ही रिलेटेड है। और इस योजना को अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप यहाँ पर पीएम बीजेपी योजना को पढ़ रहे हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पीएम प्रणाम योजना को भी पढ़ें, क्योंकि दोनों से मिला जुला करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली योजना हमने वही पढ़ाई थी। तो उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत उर्वरक और लोगों के लिए एक एकल ब्रांड होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो पीएम बीजेपी जो प्लान है या फिर जो स्कीम है,
जो कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंतर्गत लाई गई है, इसमें क्या किस तरीके की चीजें हैं, यानी कि उसके बॉडीज क्या क्या हैं, उसको जरा देखें। सबसे पहले तो इसमें जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, और जो लोगो है, एक प्रकार, चाहे कितने ही प्रकार के उर्वरक हो, कोई भी उर्वरक है, किसी भी प्रकार का उर्वरक, किसी भी प्रकार का जो उर्वरक है, सभी प्रकार के उर्वरक की जो ब्रांडिंग है या फिर जो लोगो है, वो अब यूनिफॉर्म हो जाएगा और सारा कुछ कैसे आ जाएगा, भारत ब्रांड के नाम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, किसके नाम के अंतर्गत आ जाएगा, भारत नाम के अंतर्गत। इंग्लिश में आप इसे भारत इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो भारत ब्रांड के अंतर्गत ही ब्रांडिंग की जाएगी, कोई भी यूरिया हो या फिर कोई दूसरे प्रकार के। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बैग्स होंगे, जो भी उर्वरकों के जो बैग्स होंगे, उनकी ब्रांडिंग के लिए उसका विभाजन किया गया है, यानी कि जो जैसे ये बैग है, ठीक है, इस बैग का जो पूरा जो टोटल सरफेस है या फिर जो जो भी ब्रांडिंग एरिया है, उस ब्रांडिंग एरिया के 100% एरिया में से, या फिर आप यूं कह सकते हैं इसको दो भागों में विभाजित किया सकता है, 1/3 एंड 2/3, दो तरीके से इसका विभाजन है। एक तिहाई हिस्से में जो कंपनी है, मान लेते हैं किसी भी कंपनी ने, किसी XYZ कंपनी ने इस कह सकते हैं उर्वरक को बनाया, तो वो अपनी ब्रांडिंग करती है, अपने पूरे बैग में उसकी ब्रांडिंग करती है वो। ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, कोई भी कंपनी, मैंने फिर आपको याद दिला देना है कि चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, तो जो कंपनी है वो 1/3 हिस्से में अपना नाम, ठीक है, अपना नाम लिख सकती है, उर्वरक का नाम लिख सकती है, और जो भी उर्वरक है उससे संबंधित जो जो कंटेंट हैं, जो उर्वरक से संबंधित जो जितने भी प्रकार के कह सकते हैं कि आपको सूचनाएं उसमें देनी है वगैरह, ये सब आप 1/3 हिस्से में कर सकते हो। अपने नाम की ब्रांडिंग कर सकते हैं आप, मतलब आपका नाम 1/3 हिस्से में आएगा, कंपनी का नाम, उर्वरक का नाम आएगा, और जो भी आवश्यक जो कंटेंट है, वो सारे कंटेंट की लिस्ट वगैरह जो है, क्या क्या चीजें इसमें मिली हुई हैं, ये सब चीज 1/3 हिस्से में आएंगी। बाकी का जो 2/3 हिस्सा बचेगा, 2/3 हिस्सा जो बचेगा, उसमें आपको इसकी ब्रांडिंग करनी है। ये देख सकते हैं आप, और आप देख ही सकते हैं यहां पर कि जैसे ये इतना बड़ा जो हिस्सा है, आप देख सकते हो इतना बड़ा जो हिस्सा है, या पूरा यहां से आप देख सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक इस बैग में ब्रांडिंग करी गई है PM BJP की और भारत यूरिया की। ठीक है, अब क्योंकि ये यूरिया है तो ये भारत यूरिया है, और ये किसके अंतर्गत है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं ये 2/3 हिस्सा यहाँ पर कवर किया गया है, एडवर्टाइजमेंट इसको आप मान लीजिए। अब नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, तो देख सकते हैं आपने यहाँ पर अपनी कंपनी की ब्रांडिंग, ये 2/3 हिस्सा, ये 1/3 हिस्सा हो गया और ये 2/3 हिस्सा हो गया, तो इस तरीके से डिवाइड रहेगा। तो बैग्स की जो ब्रांडिंग है वो विभाजन इसी तरीके से रहेगा कि कंपनी जो बना रही है वो अपना 1/3 हिस्से में सारी चीजें लिखेगी कि क्या क्या चीजें हैं, कहाँ उसका उत्पादन हो रहा है, कितना वजन है, जो उत्पादन से संबंधित जानकारियां, उत्पाद से संबंधित जो जानकारियां देनी है वो सब आप 1/3 में देंगे, और बाकी का जो 2/3 हिस्सा है उसमें ब्रांडिंग किसकी होगी, वो ब्रांडिंग होगी आपकी PM BJP की और भारत परियोजना की। ठीक है, भारत ब्रांडिंग की। अब मसलन जैसे यूरिया का बैग है, तो अभी तक यूरिया का जो ब्रांड होता था, जैसे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा ये यूरिया का बैग लाया गया, तो अब उसे सिर्फ यूरिया नहीं कहेंगे, अब उसे आप भारत यूरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, भारत यूरिया, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से डैप है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता था, डाई अमोनियम फास्फेट। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाएगा, अब इसको आप डाई अमोनियम फास्फेट नहीं बोलेंगे, अब इसको आप इसके नाम के आगे भारत लगा देंगे, इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, भारत डाई अमोनियम फास्फेट, यानी भारत DAP। इसी तरीके से भारत MOP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भारत MOP। ठीक है, म्यूरेट ऑफ फास्फेट। इसी प्रकार से भारत NPK, इसी प्रकार से भारत NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो भी पोटाश, और ये सब जो भी मतलब 3 जो फर्टिलाइजर्स हैं इसके अंदर NP और K, ये इसके नाम के आगे केवल आपको क्या लगा देना है, भारत लगा देना है। यहां पर भी नाम के आगे क्या लगा देना है, भारत। तो ब्रांडिंग जो है वो किसकी हो रही है, भारत की हो रही है। तो ये चीज इस कंपनी में, इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर रखी जा रही है। ठीक है, क्लियर है। अब ये काम किसको करना है, चाहे वो निजी क्षेत्र की कंपनी हो या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हो।
ठीक है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनी सभी को जो है इस प्रकार की ब्रांडिंग करनी होगी, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब ऐसा करने के पीछे सरकार का क्या तर्क है, क्यों सरकार ऐसा करने के लिए आमदा है या क्यों ऐसा कराना चाह रही है? जबकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भाई इस बैग में ये फर्टिलाइजर, इस बैग को बना, ये फर्टिलाइजर लिमिटेड है, एक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये बना रहा है और ब्रांडिंग इसकी हो रही है, इसकी ब्रांडिंग थोड़े समय हो रही है, तो इसका तो लॉस होने वाला है। तो क्या रीजंस हैं कि इस तरीके की ब्रांडिंग जो है वो भारत सरकार दिखाना चाह रही है, उसके पीछे तर्क क्या है? तर्कों में सबसे पहले आप यहां पर बात करेंगे सरकार द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी के ऊपर। तो जो सब्सिडी लागत है, सब्सिडी को लेकर के पूरी डिटेलिंग मैंने आपको पीएम प्रणाम योजना में बताई है कि कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाती है, कितनी सब्सिडी पिछले बजट में कही गई थी, उसके अलावा उसमें और कितना एड ऑन करना पड़ गया था, और इसके कंपेरिजन हमने पिछले 3 साल से दिखाए थे। ठीक है, तो उस योजना को आप जरूर देखिएगा, तो सब्सिडी पूरी क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में कि किस प्रकार से फर्टिलाइजर की सब्सिडीज जो है वो मिल रही हैं। बहरहाल आपको मैं बता दूं फिर से थोड़ी सी बात कि सरकार द्वारा जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि आप यूरिया की बात करते हो, तो यूरिया पे लगभग 89% की जो सब्सिडी है वो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से यूरिया के एक बैग पे। और जैसे कोई किसान है, तो जो किसान जो है ना वो 11% ही पे करता है। तो जो 89% है जो किसान नहीं पे कर रहा है, वो गवर्नमेंट पे कर रही है किसको? जो कि फर्टिलाइजर बना रहा है, जो फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनी है। ठीक है, तो अब ये चीज क्या है, ये इसी चीज को जरा यहां पर समझने का प्रयास करें। सरकार कहती है कि जैसे यूरिया है, यूरिया पे जो एमआरपी है, उसको एमआरपी फिक्स करने की जो कंट्रोलिंग है वो सरकार के पास है। यानी कि यूरिया कितने में बिकेगी, उसकी एमआरपी कितनी होनी चाहिए, अधिकतम खुदरा मूल्य जो है वो कितना होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है उसका कितना होगा, ये कौन तय करता है? ये सरकार तय करता है। सरकार ये कह रही है कि इसको हम तय करते हैं। और जब हम इसको तय करते हैं तो जो कंपनीज हैं, जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, जो फर्टिलाइजर बना रही हैं, उनकी जो इसमें लागत आती है या फिर उनको जितने प्रकार के वाणिज्यिक जो खर्चे आते हैं, वो उनको जो भी मार्केटिंग करने में जो भी खर्चे आते हैं, उन सब को देखते हुए एक एमआरपी जो है वो फिक्स करी जाती है। और ये एमआरपी कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट फिक्स करती है। परंतु ये जो एमआरपी होती है, वो एमआरपी ये 11% होती है। किसका? कुल लागत का। अगर आप देखेंगे तो जो 89% है वो कौन वहन कर रहा है? अब दो ही लोग बचे, या तो जो कंपनी ने बनाया है वो, या तो सरकार। अब कंपनी क्यों वहन करेगी? कंपनी तो वहन नहीं करेगी, सरकार वहन कर रही है। तो सरकार का ये कहना है कि जो आप फर्टिलाइजर बेच रहे हो ना, जो आप फर्टिलाइजर बेच रहे हो, वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो उसको बनाने का जो पैसा मैक्सिमम है वो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल रहा है, क्योंकि किसान तो 100 में से 11 रुपए आपको दे रहा है, और जो 89 रुपए बच रहे हैं वो का जो नुकसान आपको हो रहा है, आप 100 रुपए लगाते हो, किसान आपको सिर्फ 11 रुपए में देता है, तो 89 रुपए का नुकसान कंपनी जो है नहीं उठा रही है, वो 89 रुपए आपको सरकार दे रही है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये जो चीज है, इस माध्यम से अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है उसमें सरकार की बड़ी हिस्सेदारी है, भले ही निजी कंपनियां बना रही हो या फिर भले ही कोई दूसरी भी कंपनी बना रही हो, क्योंकि यहां पर सब्सिडी मिल रही, बहुत बड़ी सब्सिडी मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी गैर यूरिया वाले जो उर्वरक हैं, उन पर तो हमने बिल्कुल जो है एमआरपी जो है वो कागज पर नियंत्रण मुक्त कर दी है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल मतलब अप्रोक्सीमेटली 26 जो है ये उर्वरक हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए टोटल 26 उर्वरक हैं, ऐसे 26 उर्वरक हैं जिनको सरकार जो है सब्सिडाइज करती है, यानी कि जिनके अंतर्गत जो सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। तो 26 इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं जिनको सरकार, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करती है। तो जब सरकार इसको सब्सिडाइज कर रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार के हक के अंतर्गत तो हमें दिखाई दे रही है, यानी कि इसकी ब्रांडिंग का हम क्या लेना चाहेंगे? फायदा तो लेना चाहेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी इसके अलावा दूसरा क्या है? उर्वरक की बिक्री पर नियंत्रण। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें, दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो एक तर्क तो मैंने आपको बताया कि एमआरपी का जो तर्क है, सब्सिडी का जो तर्क है, सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली सब्सिडी का जो तर्क है, एक तो तर्क ये सरकार ने दिया। दूसरा तर्क क्या दे रही है कि उर्वरकों की बिक्री पर जो नियंत्रण है, मतलब जो भी हमने आपको बताया कि जो एमआरपी आप तय कर रहे हो, कितने मूल्य पर बेचना है आपको, कितने मूल्य पर आपको ये बेचना है,
ये कौन तय कर रहा है? ये एमआरपी लगा करके कौन तय कर रहा है? सरकार तय कर रही है। और अगर एमआरपी से अधिक मूल्य पर आप बेचते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सही, सरकार द्वारा जो तय मूल्य है अगर उस पर आप फर्टिलाइजर्स नहीं बेचते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, ये भी सरकार कहती है। तो फिर आपने मर्जी से बेचिए, फिर हम ब्रांडिंग नहीं करेंगे। लेकिन सभी करते हैं, तो सभी सरकार की सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर ये एक तो ये बात आ गई। तो सरकार कह रही है कि इस तरीके की कंट्रोलिंग के अलावा हम ये भी नियंत्रित करते हैं कि आप जो अपना उर्वरक है वो कहाँ बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पर बेच रहे हैं, क्योंकि उर्वरक की जरूरत सब जगह पर है, सब जगह पर किसानों को सहायता होनी चाहिए, सभी जगह पर खेती ठीक तरीके की होनी चाहिए। तो अब इनका ये कहना है कि न सिर्फ हम ये कंट्रोल करते हैं कि कितने पैसे में आपको बेचना है, ये भी कंट्रोल करते हैं कि आप कहां बेचेंगे। और ये कंट्रोलिंग होती है उर्वरक संचालन नियंत्रण आदेश 1973 के दौरान, 73 के माध्यम से। और इसके माध्यम से कुछ और चीजें भी हैं इसमें। इसी के माध्यम से उर्वरक विभाग जो है वो तमाम सारी जो विपणन कंपनियां हैं, विपणन जो कंपनियां हैं और जो भी मार्केटिंग करने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, जो उत्पादन कर रही हैं वो कंपनियां, और जो मार्केटिंग कर रही हैं वो कंपनियां, उन सब के साथ मिलकर के एक सहमत मासिक आपूर्ति योजना तैयार करता है। कौन? उर्वरक विभाग। और ये तैयार करता है और तैयार करके आपको जो अगले महीने में जो भी आपको इस तरीके की आपूर्ति है, इस आपूर्ति के अनुसार जिस प्रकार की सब्सिडी देनी है और कहां कहां देनी है, ये सारी प्लानिंग तैयार की जाती है। और ये सारी प्लानिंग प्रत्येक माह की 25 तारीख जो है, 25th जो एवरी मंथ है डेट, उस पे तैयार हो जाती है अगले महीने की खर्चे के लिए। यानी कि नेक्स्ट मंथ में किस प्रकार से हमको सब्सिडी देनी है और कहां कहां किस लागत में हमको बेचना है और कहां कहां बेचना है, ये सारा खाका तैयार कर लिया जाता है हर महीने की 25 तारीख को। अगले महीने हमें कैसे करना है और किन के साथ मिलकर के, इन सब लोगों के साथ मिलकर के तैयार करता है। तो इससे जो है इन कंपनीज को यह भी लाभ हो जाता है कि उन्हें जिस जगह पर, उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि कहां कहां पर हमको इसका कह सकते हैं कि बिक्री करना चाहिए। किसी भी उत्पाद का आप उत्पादन करते हैं तो उचित मूल्य मिलना, ये गारंटी हो, और उसकी जो मार्केट में डिमांड है उस जगह पर हम उसको बेच पाए, इसकी आपकी नॉलेज हो, तो आपका प्रोडक्शन जो है बहुत अच्छा से चलेगा। और इन दोनों कामों में सरकार जो है आपकी सहायता कर रही है। तो जब सरकार सहायता कर रही है तो सरकार स्पष्ट रूप से क्या चाह रही है, इन सबका क्रेडिट जो है वो लेना चाहेगी। और स्वाभाविक सी बात है ये क्रेडिट ब्रांडिंग के तौर पर होगी, और इसीलिए ये ब्रांडिंग सरकार कर रही है। और अपने नाम से नहीं कर रही है, यहां पर आप देखेंगे भारत नाम से कर रही है, भारत ब्रांडिंग करी गई। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकली देखा जाए तो अब उसका नाम पीएम बीजेपी है। यहां पर बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उभर करके उस तरीके की चीजें आ रही हैं, तो थोड़ी चीजें उन्होंने अपनी भी यहां पर रखी हुई हैं। अब ये तो हो गई बात कि किस तरीके से यहां पर ब्रांडिंग करी जा रही है और क्यों करी जा रही है। लेकिन इससे जो है सरकार को फायदा और नुकसान दोनों देखना पड़ेगा। फायदे के तौर पर तो उन्हें ये दिख रहा है कि फायदा क्या है, एक तरीके से अगर देखा जाए आप सब्सिडी देते ही हैं, सब्सिडी देते हैं तो अपनी जो चीजें हैं वो एक तरीके से कंपनीज के ऊपर आप लगा रहे हैं, क्योंकि हम आपकी सहायता करते आए हैं, तो उस सहायता का हमको जो नेम फेम है वो चाहिए, गवर्नमेंट ये कह रहा है। लेकिन अब अगर हम ये देखें कि इस योजना में क्या कुछ कमियां भी हैं, तो कुछ कमियां आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। सबसे पहली कमी की अगर हम बात करते हैं तो यह उर्वरक कंपनियों को विपणन और ब्रांड प्रचार गतिविधियों को शुरू करने में हतोत्साहित करेगा। देखिए, जब भी कभी कोई ब्रांड बनता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी है XYZ, ठीक है, ये किसी फर्टिलाइजर को क्या कर रही है, बना रही है और बना करके बेचना चाह रही है। तो ये जो उर्वरक कंपनी है, जैसे कि XYZ हमने नाम लिया, इसका जो विपणन और जो ब्रांडिंग का, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बेचने के लिए और इसकी ब्रांडिंग करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, तभी तो बिकेगा। आप कहते हैं ना जो दिखेगा वो बिकेगा। तो ये दिखने के लिए, बेचने के से पहले दिखाने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं और जो उस पर तमाम सारा इनका जो प्रोजेक्ट एनालिसिस होता है, वो सब जो काम होता है वो ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या सरकार इनको सब्सिडी नहीं देगी? सरकार इनको सब्सिडी तो दे रही है, लेकिन सरकार इनका नाम ले रही है। एक तरीके से नाम केवल यहां तक नियंत्रित रह जा रहा है, यहां पर तक जो है वो सरकार का नाम आ रहा है। मैंने आपको बताया था 2/3 हिस्से में ब्रांडिंग होगी और आप 1/3 हिस्से में अपने नाम और प्रोडक्ट की जानकारी दे सकते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हतोत्साहन यहां पर मिलेगा ही, डिमोरलाइज होंगे थोड़ा सा, और ये सरकार के ऊपर ही थोप दिया जाएगा कि भाई आपका नाम हो रहा है तो आप ही ब्रांडिंग कराइए।
उन्हें अब सरकार के लिए अनुबंध निर्माताओं और आयातकों तक सीमित कर दिया जाएगा। डेफिनेटली, क्योंकि अब जो अनुबंध होंगे, अनुबंध जो निर्माताओं के साथ होंगे वो गवर्नमेंट होंगे, स्वाभाविक सी बात है। और जो आयातक हैं वो भी गवर्नमेंट के ही टच में रहेंगे। मतलब जब हम एक कंपनी है और हमें भारत ब्रांड को क्या करना है, प्रमोट करना है, तो हमें भारत सरकार की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी ना। मतलब सीधी सी बात है। तो जो अभी तक क्या करते थे, अभी वो अपने अनुबंधकर्ता खुद ढूंढते थे, अभी अपने आयातक वो खुद ढूंढते थे और अपने हिसाब से मैनेज करते थे, उसमें जो प्रॉफिट होता था उसको कमाते थे। अब वो सारा प्रॉफिट भारत के पास ही जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं डेमोरलाइज होते हुए दिखाई देंगे एग्जैक्टली अगर देखा जाए। और वैसे भी किसी भी ब्रांड को अगर आप बनाते हो तो वर्षों लगते हैं, दशकों लग जाते हैं, तब जाके आपका ब्रांड बनता है। अब जब आपका ब्रांड बन गया तो सरकार कह रही है कि हम इस पे अपना नाम रखेंगे, आप अपना नाम 1/3 हिस्से में रखोगे, तो इससे डेमोरलाइजेशन जो है वो क्रिएट होगा ऐसा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो एक तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट है जो कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। वर्तमान में दूसरा पॉइंट क्या है, वर्तमान में उर्वरकों के किसी भी बैग या बैच के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करने की स्थिति में जिम्मेदार कौन होता है, वो कंपनी जिसने इसको बनाया। मतलब जो उर्वरक का बैग है, इस पे जो जो चीजें लिखी हैं, जो जो ब्रांडिंग आपने करी है, अगर उस तरीके का मटेरियल नहीं मिलता है, वो निश्चित मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच यदि अगर होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, जिस कंपनी ने इसको क्या किया है, जिस कंपनी ने इस फर्टिलाइजर को बनाया है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। अब ब्रांडिंग किसकी है, भारत की है। भारत की ब्रांडिंग होने का मतलब भारत सरकार है अब आ गई यहां पर। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई कमी आई तो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार जो व्यक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा भारत सरकार। पहले कंपनी होती थी तो इसका दोष जो है वो कंपनी पर डाला जाता था, लेकिन अब ये दोष किसके ऊपर आ जाएगा, सरकार के ऊपर आ जाएगा, जिस पक्ष को भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो इस तरीके के हमले के लिए बैठा ही रहेगा। मतलब ये तो आपने अपनी तरफ से दे दिया इजी बॉल कि लो भाई इस पे सिक्सर मार दो। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसमें अपने जो बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा नुकसान होते हुए इसको देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उसको नुकसान काफी ज्यादा होने की संभावना यहाँ पर समझ में आ सकती है। बाकी हो सकता है कि बहुत अच्छी तरीके से इसकी ब्रांडिंग की जाए और हो सकता है कि कॉर्पोरेशन एक अच्छे लेवल पर हो तो बेनिफिट गवर्नमेंट का हो और बेनिफिट किसानों का हो। आफ्टर ऑल इन सब चीजों की ब्रांडिंग करके सरकार क्या सिर्फ अपना हित ही पाना चाहती है, ऐसा नहीं है। सरकार सिर्फ अपना ही हित नहीं पाना चाहती, सरकार इसमें यह भी रिप्रेजेंट करना चाहती है कि संपूर्ण भारत में एक ही तरीके के ब्रांड होगी, तो जो कंफ्यूजन जाता है कि कौन से ब्रांड का हमें अच्छा फर्टिलाइजर लेना चाहिए, क्योंकि फसल को लेकर के आप रिस्की नहीं हो सकते हैं कि यार इस बार ये वाला डाल के देख लेते हैं, अगर अच्छी फसल होगी तो अगली बार खरीदेंगे। मान लो इसी बार फसल खराब हो गई तो आप तो उधारी में चले जाएंगे, अगली बार कैसे अपनी फसल उगाएंगे। तो जो एक विश्वास को लेकर के भ्रम की स्थिति पैदा होती है, उस भ्रम की स्थिति को यहाँ पर बिल्कुल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है, ये कहते हुए कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे भारत ब्रांड के हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदिए सारे भारत ब्रांड के ही हैं, सबकी गुणवत्ता एक जैसी होगी, सबकी उपयोगिता एक जैसी होगी, और इस स्थिति में सरकार जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार होगी यदि अगर उसमें कुछ भी चीज आती है। सरकार इस चीज को यहाँ पर देख रही है कि ये चीजें खराब ना हो। तो आफ्टर ऑल ये जो खर्चा है, ये जो स्कीम है, इसके माध्यम से जो तमाम जो कह सकते हैं कि किसान है उनको एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा और इसमें समझाया जाएगा कि किस तरीके से जैसे हमने आपको बताया कि किसान सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, पत्रिका ई पत्रिका लॉन्च करी गई, तो इन सब चीजों के माध्यम से जो किसान हैं उनको न सिर्फ जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी उपयोगिता के बारे में बताया जाएगा, बल्कि ये भी बताया जाएगा किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए, आप अपनी मिट्टी जो है, जो मृदा है, उसकी टेस्टिंग भी ला करके करा सकते हैं, उसमें किन किन चीज़ों की कमियां हैं के आधार पर आपको फर्टिलाइजर के सजेशन दिए जा सकते हैं, बीज की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो तमाम सारी जो किसान की सहायता है वो भी इसके अंतर्गत करी जाएगी। तो ये थी आज की स्कीम, और इस स्कीम पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको पूछ रहा हूं। जो ये प्रश्न है वास्तविक रूप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड या रासायनिक उर्वरकों से संबंधित जो प्रश्न है, पिछले पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पर रखा है, यूपीएससी में पीछे पूछे गए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है, खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और सरकार द्वारा प्रशासित नहीं है। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आपको प्रकाश डाला था, आप बताइएगा कि सही लिखा है या नहीं। अमोनिया जो यूरिया का एक इनपुट है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। तीसरा, सल्फर जो फॉस्फोरिक एसिड उर्वरक के लिए एक कच्चा माल है, तैयार रिफाइनरियों का एक उप उत्पाद है। इन तीन स्टेटमेंट्स में से कौन सा आपका जो है वो सही है,
कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पर दिए हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। एक और प्रश्न आपके समक्ष है, कृषि में फर्टिगेशन से क्या लाभ है? सिंचाई के लिए पानी की क्षारीयता को नियंत्रित करना संभव है, रॉक फॉस्फेट और अन्य सभी फॉस्फेट उर्वरकों का कुशल अनुप्रयोग संभव है, पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि संभव है और रासायनिक पोषक तत्वों की लीचिंग में कमी संभव है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो उत्तर हैं वो आपके सही विकल्प के रूप में आ रहे हैं। इस कूट का प्रयोग करते हुए आपको इसका आंसर देना है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके या फिर इस लिंक पर आकर के, और अपने सुझाव जो हैं हमें टेलीग्राम के अलावा दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि स्टडी IQ IAS हिंदी है, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए। डेफिनेटली आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस स्कीम में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।